हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हमने पिछली क्लास में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 शुरू किया था और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 11 से। ये उसका पार्ट 2 है। ओके, तो देखो सेक्शन 11 कहता है वेजेस इन काइंड के बारे में बात करता है ये सेक्शन। और इसका जनरल रूल ये है कि मिनिमम वेजेस जो भी पे किए जाएंगे उन्हें कैश में ही देना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा मानती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन है, ऐसा मानना है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट में ऐसा कस्टम है कि वेजेस काइंड में दिए जाते हैं। काइंड यानी कि कैश के अलावा बाकी चीज़ों के ज़रिए, जैसे कि ग्रॉसरीज हो सकती हैं, फिर काम पर जाने के लिए गाड़ी हो सकती है। अगर ऐसी कोई चीज़ें दी जाती हैं तो उसे वेजेस इन काइंड में माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हो गई, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, शुगर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, ये सब हो गए, तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। रोज़मर्रा की जीवन यापन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इन चीज़ों को कंसेशन रेट पर देना भी वेजेस इन काइंड में ही माना जाएगा। नाउ इनकी जो कैश वैल्यू है, अब देखो ये जो वेजेस इन काइंड है ये या तो पूरी तरह या फिर पार्टली, यानी जो मान लीजिए वेजेस 20,000 है, ठीक है, तो इस 20,000 में से या तो पूरे 20,000 या फिर पार्टली काइंड में दिए जा सकते हैं। ठीक है। नाउ ये चीज़ें गवर्नमेंट किसके ज़रिए बताएगी? ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने गज़ेट में। ओके। नाउ एस्टिमेशन ऑफ कैश वैल्यू, द कैश वैल्यू ऑफ वेजेस इन काइंड एंड कंसेशन, यानी कि जो भी इनकी कैश वैल्यू होगी, ये अभी हमने देखा वेजेस इन काइंड और कंसेशन की जो भी कैश वैल्यू होगी, ये ऐसे सप्लाई जो भी इनकी सप्लाईज है ना, ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर में इनकी कैश वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे इनको एस्टिमेट करना है इनकी प्राइस। नाउ सेक्शन 12, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। देखिए ये सीधी सीधी बात इतनी सी बोलता है कि जिस भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एम्प्लॉय को देने होंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात करता है, उससे कम नहीं होंगे। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो भी फिक्स की हुई है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के ज़रिए, उससे कम नहीं होंगे वेजेस। ठीक है। नाउ एम्प्लॉयर मस्ट पे वेजेस विदाउट एनी डिडक्शंस या एक्सेप्ट एज में बी ऑथोराइज, यानी वेजेस में से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ वो डिडक्शन किए जाएंगे जो ऑथराइज्ड हैं, यानी जो लॉ में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पढ़ा था। ओके, विद इन सच टाइम, यानी कि एक टाइम पीरियड भी फिक्स किया जाएगा, एंड अदर कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब इस सेक्शन में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिमिलर प्रोविजंस उस एक्ट में भी हैं, है ना, तो उस एक्ट को ये प्रोविजंस अफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ सेक्शन 13, फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में फिक्स करेगी कि कितने घंटों का काम एक नॉर्मल वर्किंग डे माना जाएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क शैल कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। ये कौन स्पेसिफाई करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इस नॉर्मल वर्किंग आवर्स में इंटरवल्स भी होंगे। मिनिमम एक इंटरवल होगा, लेकिन ज़्यादा इंटरवल्स भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंटरवल्स हो सकते हैं। नाउ हर 7 दिनों में एक दिन का रेस्ट पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, और उस रेस्ट डे पर उसे रेम्यूनरेशन भी मिलेगा एम्प्लॉय को, यानी कि ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने काम किया उस दिन। ठीक है, काम ऑल्दो वो करेगा नहीं एक्चुअल, बट उसे पेमेंट मिलेगा उस दिन का भी। नाउ अगर एम्प्लॉयर इस छुट्टी वाले दिन डे ऑफ रेस्ट पर भी एम्प्लॉय से काम करवाता है तो उसे पेमेंट ओवर टाइम रेट के हिसाब से देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए नॉर्मल वर्किंग डे है, मंडे को आपको एक दिन के मान लीजिए 1,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, लेकिन संडे है अब आपका डे ऑफ रेस्ट, यानी इस दिन आपको काम नहीं करना है, बट स्टिल एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि आपको काम करना होगा इस दिन, तो उस दिन आपको ओवर टाइम जो भी रेट फिक्स किए जाएंगे ओवर टाइम के, उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट में ओवर टाइम रेजेस हैं 2 टाइम्स, यानी डबल है। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो मंडे को अगर आपको 1,000 रुपये एक दिन के मिल रहे थे, तो डे ऑफ रेस्ट के दिन अगर आप काम करेंगे तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये होता है ओवर टाइम। इस एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है कि ओवर टाइम कितना होगा। ठीक है, अब एक्सेप्शन भी है इस रूल का। ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट हैं, ऐसे काम हैं जहाँ पर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। कौन से प्रोविजंस? आवर्स ऑफ वर्क के, या फिर डे ऑफ रेस्ट के, या फिर ओवर टाइम के। ये
किन पर अप्लाई नहीं होंगे? सबसे पहले तो अर्जेंट या फिर इमरजेंसी वर्क में जो एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड हैं। इमरजेंसी वर्क कौन से? जैसे डिज़ास्टर रिलीफ के बाद जो काम करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स एक तूफान आने के बाद लाइंस को सही कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इन कामों पर ना ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये इमरजेंसी वाले वर्क हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो प्रिपेरेटरी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का काम करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री में आए और मशीन को तैयार कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। अब ये उनके काम का ही हिस्सा है, इसके लिए उन्हें कोई ओवर टाइम वेज नहीं मिलेगा, ना ही ये नंबर ऑफ वर्क आवर्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो एसेंशियली इंटरमिटेंट काम करते हैं। एसेंशियली इंटरमिटेंट अभी हम देखेंगे। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से उनका काम ही ऐसा है कि ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, उनका काम ही इसी तरीके का है, तो भी इसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका काम जो है वो रेगुलर टाइम पर कैरी नहीं किया जा सकता, रेगुलर इंटरवल्स में किया ही नहीं जा सकता ऐसा काम, उसके लिए इर्रेगुलर एक्शन ही ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि कोई तूफान आने के बाद या फिर सुनामी आने के बाद, इस तरीके काम, बेसिकली नॉट अ डिज़ास्टर पर से, बट ऐसे काम जो बेसिकली नेचुरल फोर्सेस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। अब एसेंशियली इंटरमिटेंट क्या होता है? देखो, एसेंशियली इंटरमिटेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें सीधी बात यह है कि ऐसा एम्प्लॉय जिसे वर्क प्लेस पर आना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो काम करे, उसका ज़्यादातर समय बैठने में ही गुजर जाता है। ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड की 12 घंटे की ड्यूटी है अगर एग्जांपल के लिए, तो उसका ज़्यादातर समय 10 या 11 या पूरे 12 घंटे भी उसके बैठने में और देखने में ही चले जाते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई डकैती करने के लिए आ जाए, ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसे कामों को कहा जाता है एसेंशियली इंटरमिटेंट। नाउ, ओवर टाइम। सेक्शन 14 बात करता है ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम बेसिकली जो भी आपका नॉर्मल वर्किंग डे है उसमें जितने भी घंटे हैं, एग्जांपल के लिए अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं, अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करेंगे तो उसे ओवर टाइम में गिना जाएगा क्योंकि वो नॉर्मल वर्किंग डे के बाहर है। नाउ, वेयर एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज़ फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट, चाहे आवर के बेसिस पर या फिर डे के बेसिस पर या फिर कोई भी ऐसा लॉन्गर वेज पीरियड जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी, तो उसके बाद अगर एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है, यानी नॉर्मल वर्किंग डे के बाद भी काम करता है ओवर टाइम, तो उसे जो पेमेंट मिलेगा वो या तो उस रेट पर होगा जो इस एक्ट में फिक्स किया जाए, ओवर टाइम रेट। ठीक है। या फिर कोई और लॉ है जिसमें ओवर टाइम रेट फिक्स हैं जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उस इस्टेब्लिशमेंट में या फिर उस स्टेट में फोर्स में लाई हुई है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब देखो, फैक्ट्रीज एक्ट में ना स्पेसिफाइड है कि ओवर टाइम वेजेस 2 टाइम्स होंगे, 2 गुना होंगे। ठीक है। तो अब क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट में ओवर टाइम रेट ऑफ वेजेस को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कितने होंगे, तो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इस एक्ट को फोर्स में लाया हुआ है, और इन दोनों में से भी जो ज़्यादा होगा वो ओवर टाइम मिलेगा। नाउ, सेविंग क्लॉज अगेन वही है कि फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस इस प्रोविजन से इफेक्ट नहीं होंगे। नाउ, सेक्शन 15, वेजेस ऑफ वर्कर्स हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। अब देखो, ओवर टाइम की बात तो हो गई, अगर आप अपने नॉर्मल वर्किंग डे से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसकी बात हो गई। लेकिन अगर आप कम काम कर रहे हो तब क्या होगा? अब देखो, नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई एम्प्लॉय है, जैसे मान लीजिए दिन में 8 घंटे काम करना था लेकिन उसने 6 घंटे ही काम किया है, तब भी ऐसा ही माना जाएगा कि उसने पूरे दिन काम किया है, नॉर्मल वर्किंग डे के हिसाब से ही उसे वेजेस मिलेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें उसे नॉर्मल पूरा दिन का वेज नहीं मिलेगा। वो कौन सी कंडीशन है? कि एम्प्लॉयर तो उसे काम दे रहा है, एम्प्लॉयर ने बता दी कि तुम्हारे पास इतना इतना काम है, लेकिन एम्प्लॉय की मन नहीं है काम करने का, अनविलिंगनेस टू वर्क। ठीक है, एम्प्लॉय का मन नहीं है काम करने का, तो इस केस में उसे पूरे दिन के वेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है। या फिर सच अदर केसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगेन सीधी सी बात यही है कि अगर एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर आपको काम दे रहा है, उसके पास सफिशिएंट काम है आपको देने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है काम करने की, तब आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने नॉर्मल वर्किंग डे पर काम किया है।
नाउ वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है अगर कोई एम्प्लॉय है जो 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस ऑफ वर्क में काम कर रहा है और उन क्लासेस के जो मिनिमम वेजेस हैं वो अलग अलग फिक्स्ड हैं, सेम नहीं है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को उसे हर काम की जो मिनिमम रेट है और जो भी उसने जितना काम किया है, जितना टाइम स्पेंड किया है उस काम पर, उसके हिसाब से ही उसे पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक एवरेज पेमेंट निकाल लेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, आर, वो 3 काम कर रहा है दिन में, एक का मिनिमम वेज है 100, एक का है 300 और एक का है 500। अब इसमें ये 4 घंटे दे रहा है, इसमें 3 घंटे दे रहा है और इसमें 1 घंटा दे रहा है, तो अब जो भी इनका प्रोपोर्शन निकलेगा ना उस हिसाब से एम्प्लॉयर इसको पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि तीनों का एवरेज निकाल लिया और फिर पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क, इस सेक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय है जिसे पीस वर्क पर अपॉइंट किया गया है, उसके वेजेस जो हैं वो पीस वर्क पर डिफाइंड है। लेकिन उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट ने सिर्फ मिनिमम टाइम रेट के बेसिस पर वेजेस फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस फिक्स किए हुए हैं वो टाइम रेट के बेसिस पर हैं, तो फिर पीस रेट का तो पता गवर्नमेंट को चला ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय पीस रेट पर अपॉइंट हुआ है उसे मिनिमम टाइम रेट के बेसिस पर ही पेमेंट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय है, वो उसे पर पीस के हिसाब से एक दिन का टोटल 1000 रुपये हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीस का रेट तो डिसाइड किया ही नहीं है, मिनिमम वेजेस पर पीस के डिसाइड नहीं किए गवर्नमेंट ने किया है मिनिमम टाइम रेट का, जिसके हिसाब से एक दिन के होते हैं 1500 रुपये। तो ये सेक्शन कहता है कि इस एम्प्लॉय को टाइम रेट के बेसिस पर पेमेंट मिलेगा, यानी कि इसे 1500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये नहीं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट पीस वर्क पर डिफाइन कर देती है तो बात अलग होगी। नेक्स्ट सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, अगेन पिछली एक्ट में भी हमने देखा था, इस एक्ट में भी सेम चीज़ है। एम्प्लॉयर जो होगा वो रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेगा और उसमें क्या क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो उसने एम्प्लॉय किए हुए हैं, ठीक है, जो काम वो कर रहे हैं, वेजेस उन्हें कितने दिए जा रहे हैं, रिसीट्स गिवन बाय देम एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी और चीज़ें बताएगी इनके अलावा वो भी उस रजिस्टर रिकॉर्ड में मेंटेन करने होंगे। नाउ एम्प्लॉयर जो होगा वो नोटिस लगा कर रखेगा उस मैनर में और उस जगह पर जहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताती है, ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड। नाउ फैक्ट्री, वर्कशॉप या फिर ऐसी जगह जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर नोटिस को डिस्प्ले करेगी, ठीक है। और आउट वर्कर्स के केसेस में, हमने पिछली क्लास में आउट वर्कर्स के बारे में पढ़ा था, आउट वर्कर्स के केसेस में ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें काम दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर नोटिस डिस्प्ले करना ज़रूरी है ना। नोटिस किस फॉर्म में होगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, ये प्रेस्क्राइब किया जाएगा और उसमें क्या क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, ये भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेज बुक्स और वेज स्लिप्स के लिए भी बोल सकती है, जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वेज बुक्स और वेज स्लिप दी जाएंगी, एंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन विच एंट्री शैल बी मेड एंड ऑथेंटिकेटेड, वो भी प्रेस्क्राइब कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि उनमें एंट्रीज और ऑथेंटिकेट कैसे होंगे ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही प्रेस्क्राइब करेगी। नाउ सेक्शन 19 इंस्पेक्टर्स, अगेन सेम चीज़ है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गजट में, और उनकी जो लोकल लिमिट्स होती हैं इंस्पेक्टर्स की, वो किस दायरे में रहकर काम करेंगे वो भी उस नोटिफिकेशन में डिफाइन या फिर एक सेपरेट नोटिफिकेशन के जरिए डिफाइन कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब इंस्पेक्टर्स की पावर क्या होंगी, सबसे पहले तो प्रमाइसिस में जाना रीजनेबल आवर्स में, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, रीजनेबल आवर्स में। अब असिस्टेंट्स के साथ भी जा सकता है, और being person in the service of government or any local or other public authority as the inspector thinks fit, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड हैं यानी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऐसी जगह पर जा सकता है, या फिर आउट वर्कर्स को काम दिया जा रहा है ऐसी जगह पर भी इंस्पेक्टर जा सकता है, ऐसे प्रेमाइसिस में इंस्पेक्टर जा सकता है। और किस लिए जाएगा, रजिस्टर्स को एग्जामाइन करने के लिए, ठीक है, वेजेस के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, नोटिस
अगर जो डिस्प्ले करने थे वो एम्प्लॉयर ने डिस्प्ले किए हैं या नहीं किए हैं, इन सभी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए इंस्पेक्टर जा सकता है। अब इंस्पेक्टर वहाँ पर अगर उसके पास एक रीज़नेबल कॉज है कि मतलब किसी इंसान से पूछताछ करनी है, वहाँ पर किसी वर्कर से, आउट वर्कर से पूछताछ करनी है, तो वहाँ पर पूछताछ भी कर सकता है। ठीक है, आउट वर्कर हो या एम्प्लॉई हो, किसी से भी पूछताछ कर सकता है अगर उसके पास रीज़न है तो। नाउ रिक्वायर एनी पर्सन गिविंग आउट वर्क और एनी आउट वर्कर टू गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब आउट वर्कर से बेसिकली इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? नेम, एड्रेसेस ले सकता है, ठीक है, या फिर पेमेंट्स जो भी उन्हें काम के लिए मिल रही है उसके बारे में भी पूछ सकता है। सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर्स, यानी कि जो रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स हैं उनकी कॉपीज ले सकता है या उन्हें सीज कर सकता है, ठीक है, और अदर पावर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। नाउ हर एक्ट की तरह इस एक्ट में भी इंस्पेक्टर जो होगा उसे आईपीसी सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 20 बात करता है क्लेम्स की। अब देखो, सबसे पहले तो क्लेम्स कौन डिसाइड करेगा ये देखते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो इन लोगों को अपॉइंट कर सकती है क्लेम्स सुनने के लिए, डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब ये लोग कौन हैं? सबसे पहले तो कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिसर जो लेबर कमिश्नर किसी रीजन के लिए काम करता है, बेसिकली आरएलसी कहा जाता है इसे, रीजनल लेबर कमिश्नर, तो इसे भी अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर, लेकिन लेबर कमिश्नर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। एनी ऑफिसर जिसे एक्सपीरियंस है सिविल कोर्ट जज का या फिर मजिस्ट्रेट का, ठीक है, इन लोगों को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और क्यों अपॉइंट करेगी? ताकि वो हियरिंग कर सकें, हैंडल कर सकें ऐसे क्लेम्स को जो रिलेटेड हैं या तो मिनिमम वेजेस से, यानी कि मिनिमम वेजेस ठीक से नहीं मिल रहे, कम मिल रहे हैं, या फिर रेस्ट डे से रिलेटेड कोई क्लेम है, हॉलीडे से, या फिर ओवर टाइम से रिलेटेड कोई क्लेम है, तो उनके लिए इन अथॉरिटीज़ को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सुनने के लिए इन केसेस को, ठीक है, और डिसीजन देने के लिए। नाउ क्लेम को फाइल कौन करेगा? देखो, वर्कर खुद कर सकता है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कर सकता है लेकिन रिटर्न ऑथराइजेशन के बाद, इंस्पेक्टर कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान कर सकता है, लेकिन उस इंसान को अथॉरिटी की परमिशन पहले लेना ज़रूरी होगा। और ये क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट होगी 6 महीने। अब 6 महीने के बाद भी अथॉरिटी चाहे तो अलाउ कर सकती है, अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि ये बंदा किसी भी रीज़न से, किसी वैलिड रीज़न की वजह से 6 महीने के अंदर अंदर अपना क्लेम फाइल नहीं कर सका था। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता था, या किसी और को नहीं भेज सकता था, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो ही वो 6 महीने के बाद एक्सेप्ट कर सकती है। अब अथॉरिटी क्या ऑर्डर करेगी केस सुनने के बाद? देखो, दोनों साइड्स को सुनने के बाद, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद अथॉरिटी चाहे तो एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर सकती है, एम्प्लॉयर को बोल सकती है कि आपने जो अंडर पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस किया है, सबसे पहले तो उसका डिफरेंस दे दो। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपये मिलने थे, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसे 8,000 ही दिए हैं, तो ये जो डिफरेंस है 2,000 का, ये सबसे पहले तो अथॉरिटी डायरेक्ट करेगी कि आप सबसे पहले ये डिफरेंस पे कर दो, उसके बाद कंपनसेशन भी दे दो जो कि 10 गुना से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि ये जो अमाउंट है, शॉर्टफॉल अमाउंट जो है 2,000, इसका 10 गुना यानी 20,000 से ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं हो सकता। अथॉरिटी चाहे तो 10 गुना तक का कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकती है। अब वो 10 गुना तक कंपनसेशन जो होगा वो सिर्फ शॉर्टफॉल अमाउंट का होगा, मिनिमम वेजेस का नहीं, या फिर जो दिए हैं उसका नहीं, सिर्फ शॉर्टफॉल, जो अमाउंट कम दिया हुआ है, जितना अमाउंट कम दिया हुआ है ना, सिर्फ उसका। बाकी के क्लेम्स के लिए, जो रेस्ट डे, ओवर टाइम, हॉलीडेज, इन सभी क्लेम्स के लिए जो भी अमाउंट ड्यू है वो दिया जाएगा, प्लस 10 रुपये तक का कंपनसेशन दिया जाएगा, जो कि आज के समय में इररेलेवेंट है, ठीक है। तो ये होगा अदर क्लेम्स में। अब देखो, हमने पिछली एक्ट में भी देखा था पेमेंट ऑफ वेजेस में, अगर कोई एम्प्लॉयर है जो केस का फैसला आने से पहले ही एम्प्लॉय को पूरा दे देता है सब कुछ, है ना, जो भी, ये मान लो 2,000 रुपये जो बचे थे, इसने केस का फैसला आने से एम्प्लॉय को 2,000 रुपये दे दिए, लेकिन फिर भी अथॉरिटी चाहे तो उस पर कंपनसेशन लगा सकती है। नेक्स्ट,
अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो फेक केस कर रहा है, पैसे ऐंठने के चक्कर में एम्प्लॉयर से उसने फेक केस कर दिया और अथॉरिटी को ये पता चलता है, तो फिर उस एम्प्लॉय पर 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर को देना होगा। अब मनी कलेक्ट कैसे की जाएगी? उस वे में की जाएगी जैसे मजिस्ट्रेट ने फाइन इम्पोज किया हो, ठीक है, फाइन इम्पोज बाय अ कोर्ट, ईदर बाय द अथॉरिटी इटसेल्फ, अगर वो मजिस्ट्रेट है तो, या फिर बाय अ मजिस्ट्रेट दे अप्लाई टू। और इस केस में अपील नहीं कर सकते, फर्दर अपील, अगर आप अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो फिर आप इसमें फर्दर अपील नहीं कर सकते, अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल होगा। अथॉरिटी के पास पावर्स क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी, एविडेंस लेने के लिए, विटनेस को बुलाने के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। बाकी सभी केसेस के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर कोई सेक्शन में ये क्लेम्स आते हैं तो उसके लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत इसे सिविल कोड माना जाएगा। नाउ ये सिंपल टर्म में है, इसे आप एक बार पढ़ ली तो आपको पूरा सेक्शन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा ये है, मान लीजिए आप एक जगह काम करते हैं और आपका बॉस आपको लीगल मिनिमम वेज से कम दे रहा है, ठीक है, लेस पेमेंट आपको कर रहा है, और आपको ओवर टाइम भी नहीं दे रहा, हॉलीडे पे भी नहीं दे रहा, तो फिर या तो आप या फिर कोई भी जो आपकी हेल्प कर रहा हो, एप्लीकेंट्स अभी हमने जो ऊपर देखे थे, वो एक स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि अथॉरिटी पर 6 महीने के अंदर अंदर क्लेम फाइल कर सकता है। अब ये जो अथॉरिटी होगी ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपका जो बॉस है उसे बोलेगी कि जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट है वो और एक्स्ट्रा कंपनसेशन एम्प्लॉय को दे दो। अब ये डिसीजन होगा फाइनल, और अगर आपका बॉस आपको पे नहीं करता है तो इसे कोर्ट फाइन की तरह भी कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ही फेक क्लेम फाइल कर रहे हो तो आपको भी फाइन लगाया जा सकता है, आपके ऊपर भी, ठीक है। नाउ सेक्शन 21 सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब अगर ऐसी कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का सेम कॉज है, मतलब सभी की सेम रीज़न की वजह से ही क्लेम फाइल कर रहे हैं वो लोग, या तो ओवर टाइम पेमेंट ड्यू की वजह से, या फिर मिनिमम वेजेस पूरी तरह से नहीं दे रहे उसकी वजह से, तो एक सिंगल एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है, ठीक है। नाउ कंपनसेशन लिमिट क्या होगी? अगर अंडर पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस का केस है तो जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट है उसका 10 गुना तक इसमें कंपनसेशन लिमिट हो सकती है ग्रुप केसेस में, और बाकी सभी केसेस में 10 रुपये पर वर्कर तक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है कंपनसेशन की। अब अगर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं इंडिविजुअली उन्होंने क्लेम फाइल किया हुआ है कोर्ट के सामने, और अगर उनका सेम कॉज है तो अथॉरिटी चाहे तो इसे मर्ज कर सकती है एक सिंगल ग्रुप एप्लीकेशन में, ठीक है, और उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इन सभी ने मिलकर एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल की है। अब देखिए शेड्यूल, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस इतने ही हैं, बाकी मैंने बेयर एक्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो रिमेनिंग सेक्शंस अगर आप चाहें तो वो जो कि इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वहाँ से क्वेश्चंस भी अब तक आए नहीं हैं, तो उसे आप पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट के ज़रिए, ठीक है। अब इसमें जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की अब तक बात हुई है ना, इस शेड्यूल में जो दो वो हैं पार्ट्स हैं, उसमें इन एम्प्लॉयमेंट्स की जो बात हुई है ये हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हैं जिप्सम माइंस, बेराइट माइंस। अब ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है, इसमें मेनली माइंस भी बहुत सारी हैं, बाकी इसके अलावा फ्लावर मिल, टोबैको प्लांटेशन, लोकल अथॉरिटी वगैरह, क्रशिंग, स्टोन ब्रेकिंग, ये पार्ट 1 है, ओके। तो ये हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 में ये सभी हैं, इसके अलावा बहुत सारी माइंस भी आती हैं इसमें, और सेकेंड पार्ट में एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर मेनली है, ठीक है। अब उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट PYQs हैं, ये सिर्फ UPSC EPFO नहीं बल्कि UPSC का एक ALC एग्ज़ाम होता है, उसके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड, तो आप इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs हैं ये, ठीक है। इसके आंसर्स आपको इस PDF के ही एंड में मिल जाएंगे, जिसका और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एटलीस्ट 3 से 4 बार रिपीट हुआ है इन एग्ज़ाम्स में।
ओके, तो इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।